हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। काफ़ी लोग सो चुके होंगे लेकिन हमने लाइव स्ट्रीम रखा है अभी क्योंकि पढ़ाई में और थोड़ा इन्वॉल्वमेंट भी जो है शांत रहता है इस टाइम पे, तो पढ़ाई में फोकस अच्छे से होता है। तो आज का सेशन हमारा है टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी का 12th सेशन है, जिसमें हम किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। इन केस लाइव सेशन के टाइम पे ड्यूरिंग द लाइव सेशन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कनेक्टिविटी से रिलेटेड, आवाज से रिलेटेड या फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो मुझे लाइव चैट में आप बता दीजिएगा क्योंकि समझ में आए ताकि मुझे कि हम लोग स्मूथली जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्रोटेस्टा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन एक बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है हमारे मोनेरा, देन प्रोटेस्टा, और फिर है हमारे प्लांटे, एनिमेलिया, एंड द लास्ट वन इज फंजाई। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि ये जो प्रोटेस्टा है, प्रोटेस्टा से ही कहीं ना कहीं प्लांटे का भी ओरिजिनेट हुआ, एनिमल्स भी ओरिजिनेट हुए एंड फंजाई भी ओरिजिनेट हुए। तो यहाँ पे प्रोटेस्टा को कहा गया इंटरमीडिएट लिंक, या फिर हम कह सकते हैं इसको कनेक्टिव लिंक भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। कनेक्टिव लिंक भी यहाँ पे हम किसको कहते हैं? प्रोटेस्टा को कहते हैं। रीजन उसका यही है कि प्रोटेस्टा जो है वो प्रोटेस्टा से ही प्लांट्स भी ओरिजिनेट हुए, एनिमल्स भी ओरिजिनेट हुए एंड फंजाई भी ओरिजिनेट हुए। यानी कि प्रोटेस्टा तीनों के ही फीचर्स को कंटेन करता है। तो ये जो प्रोटेस्टा नाम है बच्चों, ये प्रोटेस्टा नाम फर्स्ट टाइम दिया था हमारे साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने। फर्स्ट टाइम ये नाम दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, ये याद रखना है, कई बार आपसे 1 मार्क्स के लिए या फिर एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोटेस्टा के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं अभी। तो फर्स्ट यूकैरियोट जो थे वो थे हमारे प्रोटेस्टा। पहले यूकैरियोट्स कौन है? प्रोटेस्टा है। कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं किसके बीच में? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के केस में ये कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। उसी के अलावा ये यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ प्रोटिस्ट जो है वो कॉलोनी की फॉर्मेशन भी करते हैं या फिर कॉलोनीज में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनको मल्टी सेलुलर उस कंटेक्स्ट में कह सकते हैं अगर जब बहुत सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट साथ में प्रेजेंट है, कॉलोनी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तब इनको हम मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप होता है। हमने पढ़ा है प्रीवियस सेशन में ही ऑर्गेनिज्म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले बने थे उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, अच्छी तरह से डेवलप है, उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। यू का मतलब ही होता है ट्रू एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोटिस्टा जो होते हैं, प्रोटिस्ट जो होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं, सेक्सुअल भी एंड एसेक्सुअल भी, दोनों मोड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो कर सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस बच्चों ऐसा एसोसिएशन या फिर ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म साथ में रहेंगे जिसकी वजह से दोनों को ही क्या हो? म्यूचुअल बेनिफिट हो। ठीक है, जब 2 ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे के साथ की वजह से, तो ऐसे रिलेशनशिप को या फिर ऐसे एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो प्रोटिस्टा जो है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो कर सकते हैं, या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तो बेनिफिट हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म या तो उस पे कोई असर नहीं होगा, या तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, या तो उसको वहां पे हार्म भी हो सकता है। तो ऐसे टाइप का जो एसोसिएशन है उसे हम कहते हैं पैरासिटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे ये तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर किसी के साथ म्यूचुअल बेनिफिट शो कर सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर सकते हैं, या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी कि ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे। फूड क्या करेंगे? खुद प्रिपेयर करेंगे। हेटरोट्रॉप्स यानी कि
ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, किसी और पे डिपेंड करेंगे फूड रिक्वायरमेंट के लिए। अभी ऐसा नहीं है बच्चों, प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में या तो ऑटोट्रॉप होगा या तो हेटरोट्रॉप होगा। प्रोटिस्टा में एक साथ ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो प्रोटिस्टा है ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड हो सकते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, या तो यहाँ पे हम सिंपली हेटरोट्रॉप्स लिखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोटिस्ट क्या है, ये प्रोटिस्ट या तो फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, यानी कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है प्रोटिस्टा जो है ये मिक्सचर होता है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स का, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉप्स। इन्हें क्या कह सकते हैं हम, मिक्सोट्रॉप्स कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है मिक्स बिहेवियर शो कर रहा है ऑटोट्रॉप्स का भी एंड हेटरोट्रॉप्स का भी। तो ये कुछ नॉर्मल कुछ बेसिक से फीचर्स थे प्रोटिस्टा के बारे में, और भी हम डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मोड ऑफ लोकोमोशन की अगर हम बात करें, यानी कि प्रोटिस्टा लोकोमोशन कैसे शो करते हैं, मूव कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे शो करते हैं, इस बेसिस पे अगर हम प्रोटिस्टा को क्लासिफाई करें, प्रोटिस्टा को अगर हम इस बेसिस पे डिवाइड करें, तो बेसिकली ये अलग अलग तरीके से लोकोमोशन शो करते हैं। स्यूडोपोडियल भी हो सकता है, फ्लैजिलर भी हो सकता है, सिलिलरी भी हो सकता है, व्रिगलिंग भी हो सकता है, एंड म्यूसिलेज प्रपल्शन भी हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमारा जो प्रोटिस्टा है, ये लोकोमोशन शो करता है या फिर मूव करता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करती हूँ एक एक। स्यूडोपोडियल में क्या होगा बच्चों, स्यूडोपोडियल में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। स्यूडोपोडियल लोकोमोशन में क्या होगा, स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन होगी। अभी स्यूडोपोडिया को समझ लेते हैं पहले। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठे, पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि झूठे पैर। एक्चुअल में ये पैर नहीं होते, एक्चुअल में वो फीट नहीं होते, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, फीट का काम कर रहे हैं, यानी कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है फॉल्स फीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीबा के केस में, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे लोकोमोशन हो रही है, तो ये जो है यहाँ पे स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो रही है। जो आउटग्रोथ है इसी को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। तो ये जो अमीबा है ये स्यूडोपोडिया की मदद से मूव कर रहा है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस तरीके से स्यूडोपोडिया की मदद से अगर मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लैजिलर लोकोमोशन की। फ्लैजिलर लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकोमोशन किसकी मदद से होगा, तो दैट विल बी ऑफ विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला की मदद से यहाँ पे लोकोमोशन होगा। तो यू कैन सी ये है हमारा यूग्लिना की एक खास बात है, ये दो तरीके से मूव कर सकता है बच्चों, व्रिंगलिंग मोशन भी शो करता है एंड फ्लैजिलर लोकोमोशन भी शो करता है। एक्सप्लेन करूंगी दोनों क्या है। तो फ्लैजिलर पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे किसकी मदद से मूव कर रहा है, फ्लैजिला की मदद से मूव कर रहा है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लॉन्ग टेल जैसा, तो दिस इज फ्लैजिला। तो यहाँ पे किसकी मदद से मूव कर रहा है, फ्लैजिला की मदद से मूव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसको रब कर लेते हैं पहले। इसके अलावा सिलियरी लोकोमोशन में क्या होगा, यहाँ पे सीलिया होगा। सीलिया क्या है बच्चों, सीलिया इज बेसिकली हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो कि बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तब जो कोई ऑर्गेनिज्म है अगर वो सीलिया की मदद से मूव कर रहा है, यानी कि इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे सीलिया है, थोड़ी बारीक नजर चाहिए इसको देखने के लिए, लेकिन दिख जाएगा आपको इजीली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोटिस्टा अगर सीलिया की मदद से मूव कर रहा है तो उस टाइप की लोकोमोशन को हम कहते हैं सीलियरी लोकोमोशन। एंड द नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं, दैट इज व्रिगलिंग लोकोमोशन। व्रिगलिंग लोकोमोशन में क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कैटरपिलर को देखा होगा। कैटरपिलर क्या करता है, कैटरपिलर जब मूव करता है तो उसकी बॉडी एक जगह पे आके श्रिंक हो जाती है और फिर एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। मैं आपको दिखा नहीं सकती यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या हो रही है, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर ये एक्सपैंड हो रही है। तो आपने कैटरपिलर को भी चलते हुए देखा होगा, या फिर कभी चावल में जो छोटे छोटे वॉर्म लाइक कीड़े जो निकलते हैं ना, वो भी ऐसे ही लोकोमोशन शो करते हैं। सो ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है व्रिगलिंग मूवमेंट, जिसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन।
तो यहाँ पे यूग्लिना जो है वो दो तरीके से मूव कर सकता है, या तो फ्लैजिला की मदद से भी मूव कर सकता है। अगर फ्लैजिला के थ्रू उसको मूव नहीं करना है तो यहाँ पे वो विगलिंग लोकोमोशन भी शो करता है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे इस पिक्चर में आपको विजिबल होंगे। लास्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज म्यूसिलेज प्रपल्शन के बारे में। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहाँ पे स्यूडोपोडिया है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ऐसी कोई ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती है या फिर ऐसा कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनकी ही बात कर रहे हैं हम, डायटम्स की इनकी बात कर रहे हैं हम। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये म्यूसिलेज सिक्रीट करेंगे, यानी कि कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे। ठीक है, किस डायरेक्शन में सिक्रीट करेंगे, जिस डायरेक्शन में इन्हें मूव करना है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये म्यूसिलेज ये क्या करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ये म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन कम होता है और ये इजीली मूव कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है मूवमेंट के लिए, वो क्या करेंगे, वो म्यूसिलेज सिक्रीट करके जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये म्यूसिलेज सिक्रीट होता है और ये मूव करते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल इज डाई एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया अभी तक प्रोटिस्ट के कुछ हमने फीचर्स पढ़ लिए। इसके अलावा हमने लोकोमोशन के बेसिस पे हमने कैसे बताया कि कैसे अलग अलग प्रकार के लोकोमोशन जो है प्रोटिस्ट शो करते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। प्रोटिस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमें पता है बेसिकली हमारे जो प्रोटिस्टा है या फिर प्रोटिस्ट जो है, ये प्लांट लाइक भी है, ये प्लांट लाइक भी है, ये एनिमल लाइक भी है और ये फंजाई लाइक भी है। ठीक है, तो ये तो हमें अभी तक पता चल गया भाई, ये तीनों के कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं, इनके पास है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। किसका, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई का। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। तो प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक है, ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल लाइक है, या फिर ऐसे प्रोटिस्ट जो फंजाई लाइक है, इनको स्पेशल नाम हमने दे दिया। क्या नाम दिया, लिख लेते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हमने कहा दे आर फोटो, इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि इजी हो थोड़ा समझने के लिए। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो थे हमारे, उनको हमने कहा फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्ट। जो हमारे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे उनको हमने कहा प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। और जो हमारे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट थे उसको हमने कहा स्लाइम मोल्ड। ठीक है, उनको हमने क्या कहा, स्लाइम मोल्ड। तो 3 क्लासेस अगर आपसे पूछी जाए तो क्या है वो, ऐसे 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 ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक फीचर शो करते हैं, दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल लाइक फीचर शो करते हैं, दे आर नोन एज प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। और ऐसे प्रोटिस्ट जो फंजाई लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, उनको हमने क्या कहा, स्लाइम मोल्ड कहा। तो यहाँ पे हमने 3 क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया है, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। क्या है, फोटोसिंथेटिक, प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड। ये याद रखना है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ के अभी क्या करेंगे बच्चों, हम अभी इन्हीं के बारे में, एक एक के बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो है वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डायटम्स, सेकेंड इज डाइनोफ्लैजिलेट, and the third one is euglenoids। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को क्या किया हमने, 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, दैट इज डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, वहीं अगर हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें या फिर प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो इसको भी हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। लोकोमोशन के बेसिस पे होगा, ये लोकोमोशन किसकी मदद से कर रहे हैं, किसकी हेल्प से हो रही है लोकोमोशन, उस बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट को। सो दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, सेकेंड इज एमीबॉइड प्रोटिस्ट या फिर एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, एंड द थर्ड वन इज सिलिएटेड, लास्ट वन
स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज डायएटम, डाइनोफ्लैजिलेट एंड थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स। वहीं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को हमने क्या किया, कैसे लोकोमोशन शो कर रहे हैं, मूव कैसे कर रहे हैं, इस बेसिस पे हमने क्या किया, उनको 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, दैट इज फ्लैजिलेटेड, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो ये 4 क्लासेस है जिसमें हमने प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को डिवाइड कर दिया है। अभी हम बात करने वाले हैं स्लाइम मोल्ड की, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की, इनकी बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग प्लांट एंड एनिमल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस स्लाइम मोल्ड को डिस्कस करेंगे, नहीं तो सेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोटोजोन प्रोटिस्ट से। तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के कुछ फीचर्स पहले देख लेते हैं और उसके बाद उनके स्ट्रक्चर के बारे में, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो ये पहले एनिमल्स थे, यानी कि फर्स्ट एनिमल्स है। हाय मुक्ता, गुड इवनिंग डियर। ठीक है, तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो है ये हमारे फर्स्ट एनिमल्स थे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट एनिमल्स कौन से हैं, या फिर फर्स्ट यूकैरियोट्स कौन से हैं। तो फर्स्ट यूकैरियोट कौन से हमारे, सो दैट इज प्रोटिस्टा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको अपने हिसाब से ही बना लेने हैं और आंसर उनके याद रखने हैं। आगे कुछ टर्म्स भी हम पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एनिमल है ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। कुछ फीचर्स इनके एनिमल की तरह होंगे क्योंकि ये हमने एनिमल्स लाइक कैरेक्टर्स ये पोजेस करते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं बेसिकली, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तीनों चीजें हो सकती है, पॉसिबल है। एक्वेटिक होंगे, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। इसके अलावा हेट्रोट्रॉपिक होंगे, न्यूट्रिशन जो होगा हेट्रोट्रॉपिक होगा, दूसरे पे डिपेंड करेंगे न्यूट्रिशन के लिए। या तो न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करके भी ले सकते हैं या फिर उसको इंजेस्ट करके भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से यहाँ पे न्यूट्रिशन पॉसिबल है। वहीं लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है। स्यूडोपोडिया प्रेजेंट हो सकता है, सीलिया प्रेजेंट हो सकता है, या फिर फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है। ये तीनों की प्रेजेंस हो सकती है। इसी बेसिस पे कि लोकोमोशन किस हिसाब से कर रहा है, लोकोमोशन फ्लैजिला से कर रहा है, सीलिया से कर रहा है, या फिर स्यूडोपोडिया से कर रहा है, इस बेसिस पे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को क्लासिफाई किया गया 4 क्लासेस में। ठीक है, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। अगर जो प्रोटोजोन है, ठीक है, जो प्रोटोजोन है, अगर जो प्रोटोजोन है हमारा, अगर वो स्यूडोपोडिया से लोकोमोशन करेगा तो उसको हमने क्या कहा, एमीबॉइड। अगर वो सीलिया से लोकोमोशन करेगा तो हमने उसको क्या कहा, दैट इज सीलिएटेड। अगर यहाँ पे लोकोमोशन फ्लैजिला की मदद से होगी तो हमने उसको क्या कहा, फ्लैजिलेटेड। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये स्पोरोजोन्स क्या है, राइट। स्पोरोजोन्स क्या है, तो बच्चों कभी कभार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि सारे प्रोटोजोन्स में एक स्पेशल ऑर्गन होगा लोकोमोशन के लिए। तो जब यहाँ पे कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है लोकोमोशन के लिए तो उस टाइम पे उसे क्या कहते हैं हम, स्पोरोजोन्स। ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है मूव करने के लिए, लोकोमोशन शो करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्पोरोजोन्स। तो अभी इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एमीबॉइड का एग्जाम्पल है अमीबा या फिर एंट अमीबा। सीलिया का एग्जाम्पल हमारा, सीलिया का एग्जाम्पल है, सीलिया के थ्रू लोकोमोशन हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल है, बहुत ही नोन एग्जाम्पल है, दैट इज पैरामीशियम। वही अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ट्रिपैनोजोमा। तो ट्रिपैनोजोमा फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लो, ट्रिपैनोजोमा। ठीक है, वही स्पोरोजोन्स की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम, जीनस प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है, ये स्पोरोजोन है, यानी कि ये अपने आप मूव नहीं कर सकता, ये लोकोमोशन शो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा जो भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन का टाइप। तो अगर इनकी बात करें हम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। जैसे हम अपने आप ही, हमारा लाइव सेशन जो है वो एंड हो चुका था, तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। सेशन खत्म होने के बाद मैं जो है वो दोनों वीडियोस को मर्ज कर दूंगी बाद में, ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी ना जाए अटेंड करने के लिए।
ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं बडिंग में। बडिंग में क्या होता है, एक छोटी सी आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे आउटग्रोथ प्रोड्यूस होगी और वही आउटग्रोथ क्या करेगा, उसी आउटग्रोथ से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। सो उस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, हम बड कहते हैं। और बड से जब एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। वहीं अगर यहाँ पे हम जो नेक्स्ट है दैट इज मल्टीपल फिजन की बात करें, तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, एक ऑर्गेनिज्म इक्वली दो पार्ट्स में, वही मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में, मेनी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। तो इसका दूसरा नाम है दैट इज साइजोगोनी। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, साइजोगोनी एंड मल्टीपल फिजन। तो आई होप अभी तक जितना भी पढ़ा है आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो लाइव चैट आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं या फिर कमेंट अपने डाल सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोवन से रिलेटेड कुछ डिजीज की जो कि ह्यूमन में होती है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और उसका ट्रांसमिशन उसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ कॉमन डिजीज है, मोस्ट नोन डिजीज है, तो जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली है एमीबायसिस। एमीबायसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज एंट अमीबा, दैट इज एंटा अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन दो तरीके से होता है, दैट इज थ्रू वाटर एंड फूड। तो दो तरीके से ये ट्रांसमिट होता है। सेकेंड वही केस की अगर हम बात करें, सेकेंड डिजीज की अगर हम बात करें, सो दैट इज गियार्डियासिस। गियार्डियासिस जो है ये होता है गियार्डिया लैम्बिला, गियार्डिया लैम्बिला, इसकी वजह से होता है। इसको अंडरलाइन सेपरेटली हमें करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है या फिर कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से भी हो सकता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे इसका ट्रांसमिशन होता है। वही नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज ट्राइकोमोनासिस। तो ये डिजीज जो है ये होती है हमारी ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। तो एज अ नेम सजेस्ट कि ये जो है ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है और ये फीमेल्स में होती है, फीमेल्स के वेजाइना में होती है, सेक्सुअल पार्ट में होती है। सो दैट इज ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। वहीं स्लीपिंग सिकनेस की बात करें, बहुत कॉमनली सुना होगा स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। स्लीपिंग सिकनेस जो है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। और ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है ये होता है टेस्टिस फ्लाई की वजह से। ठीक है, ये आपने टर्म सुना ही होगा। सो ये याद रखना है, कुछ कॉमन डिजीज है जो प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होती है। नेक्स्ट इज लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस जो है इट पॉजिटिव एजेंट जो है इसका दैट इज लेशमेनिया डोनोवानी। और ये ट्रांसमिट किसकी वजह से होती है, सो सैंड फ्लाई की वजह से ये ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारी दैट इज बैलेंटियाडिस। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज बैलेंटाइडियम कॉली, इसका पॉजिटिव एजेंट है। किसकी वजह से होती है, तो फूड एंड वाटर की वजह से होती है। नेक्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो हमने सुना है बहुत फेमस है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम स्पीशीज यहाँ पे लिखेंगे, अलग अलग स्पीशीज है यहाँ पे। और इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, सो मॉस्किटो। कौन सा, एनोफिलीज मॉस्किटो करता है। कौन सा, एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिजीज है जिसके पॉजिटिव एजेंट और ट्रांसमिशन का मेथड या फिर किस वे से ये ट्रांसमिट होते हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप ताकि आपको हेल्पफुल रहे आगे एग्जाम के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रोटिस्ट दैट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो हमने पढ़ा प्रोटिस्ट जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, एनिमल लाइक, प्लांट्स लाइक एंड फंजाई लाइक। तो एनिमल्स लाइक अभी तक हमने कवर कर लिया है। सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट लाइक या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो है बच्चों, इनको प्रीवियसली या फिर इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, इसको कॉमनली कहा जाता है एल्गे। एल्गे भी इसको कहा जाता है। 70 to 80% ग्लोबल फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज परफॉर्म बाय दिस
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट या फिर इन्हीं एल्गे के द्वारा ये किया जाता है। तो इस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को हमने क्या किया, 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। 3 क्लासेस है इसकी, 3 अलग-अलग क्लासेस है, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट, डायएटम्स एंड यूग्लिनॉइड। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे जो थोड़े आपको याद रखने के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे, तो उन टर्म्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट, डायएटम एंड यूग्लिनॉइड। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में। डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सो डाइनोफ्लैजिलेट यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि इनके पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। और यहाँ पे डाई का मतलब है 2 फ्लैजिला, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोटिस्ट है जिनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, डाइनोफ्लैजिलेट कहा गया। दोनों फ्लैजिला प्रेजेंट कैसे होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में ये लोग प्रेजेंट होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। मोस्टली बाईफ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों फ्लैजिला बच्चों, ये दोनों फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प नहीं करेंगे। कैसे अरेंज होते हैं बताती हूँ मैं आपको। तो यू कैन सी यहाँ पे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक ये वाला फ्लैजिला एंड दिस इज द सेकेंड वन, ये वाला एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो होते तो 2 फ्लैजिला है, लेकिन एक जो है उसका एंड फ्री होता है और वो स्विमिंग में हेल्प करता है, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है। वहीं जो दूसरा फ्लैजिलम होता है वो क्या करेगा, वो सेल को एनसर्कल करता है, यानी कि सेल के अराउंड क्या होता है, सेल के अराउंड ऐसे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे यू कैन सी, ये भी देखो, यहाँ पे भी दिख रहा होगा इस केस में भी। तो ये प्रेजेंट तो यहाँ पे 2 होते हैं, आपको भले ही पिक्चर में एक दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक जो है एक स्विमिंग में या फिर एक लोकोमोशन में हेल्प करेगा, वहीं दूसरा जो है वो सेल के अराउंड क्या करेगा, एनसर्कल कर लेगा, सेल के अराउंड रैप हो जाएगा, उसके अराउंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मोस्टली क्या है, ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। व्रिलिंग विप्स शो करते हैं ये, इनकी जो मूवमेंट होती है उसका नाम है व्रिलिंग विप्स, जिसमें क्या होता है बच्चों, जब भी ये लोकोमोशन कर रहे हैं, जब भी ये मूव कर रहे हैं, तो ये अपनी जगह पे क्या करेंगे, ये स्पिन भी करेंगे और ये फॉरवर्ड मूव भी करेंगे। यानी कि इनके लोकोमोशन में ये खासियत है कि ये व्रिलिंग वेव शो करते हैं, यानी कि जब ये मूव करेंगे तो ये स्पिन करते हुए फॉरवर्ड मूव करते हैं, ये इनकी एक खासियत है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, व्रिलिंग वेव्स कौन सा प्रोटिस्ट है या फिर कौन सा किंगडम है जो जिसमें शो किए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म शो करते हैं व्रिलिंग वेव्स। तो व्रिलिंग वेव्स होता क्या है, स्पिन करते हुए आगे मूव करना, इस लोकोमोशन को बोला जाता है व्रिलिंग वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों फ्लैजिला जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से इस टाइप का इसका लोकोमोशन होता है, इन 2 फ्लैजिला के प्रेजेंट की वजह से, इन दोनों फ्लैजिला की वजह से इस टाइप का लोकोमोशन यहाँ पे शो होता है। किसमें शो होता है, डाइनोफ्लैजिलेट में शो होता है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं एंड मिक्सोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। मिक्सोट्रॉपिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको बोला जाता है मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही इसके बारे में डिस्कस किया था। फोटोसिंथेटिक अगर शो कर रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ये पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट बच्चों सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ, या फिर कुछ प्रोटिस्ट के साथ भी शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ एंड प्रोटिस्ट के साथ सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे एग्जांपल कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जिसके साथ भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, सिम्बायोटिक रिलेशन शो करेगा, तो वहां से उसको क्या मिलेगा, वहां से इन डाइनोफ्लैजिलेट्स को मिलेगा शेल्टर मिलेगा और प्रोटेक्शन मिलेगी, और बदले में ये डाइनोफ्लैजिलेट उस ऑर्गेनिज्म को क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, और भी ऐसी चीजें देंगे जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही अगर एक दूसरे की कंपनी से बेनिफिट उनको हो रहा है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं स्पॉन्जीज, जेलीफिश, सी एनिमल्स, ऑक्टोपस और बहुत सारे अलग अलग प्रोटिस्ट है जिनके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो जब भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होंगे बच्चों, उस टाइम पे हम इनको डाइनोफ्लैजिलेट नहीं कहते हैं, उस टाइम पे हम इनको कहते हैं जूजेंथेली। उस टाइम पे इनका नाम चेंज हो जाता है और इनको कहा जाता है जूजेंथेली। ये नाम याद रखने हैं बच्चों, ये जो
टर्म्स आते हैं वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ूज़ेंथली क्या होता है, तो बेसिकली पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर हमारे डायनोफ्लैजिलेट का ये स्ट्रक्चर है। तो डायनोफ्लैजिलेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे इसके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट, सेल वॉल प्रेजेंट है। और ये सेल वॉल क्या कर रही है, ये सेल वॉल क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट करके रख रही है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम कर रही है। लेकिन जब जब भी हमारे डायनोफ्लैजिलेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में अगर प्रेजेंट होंगे, तो उस टाइम पे ये सेल वॉल वहां पे प्रेजेंट नहीं होती, दे आर विदाउट आर्मर्ड प्लेट। ये आर्मर प्लेट क्या है, सो दिस इज उसका सेल वॉल। तो वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, उस टाइम पे ये कैसे दिखेंगे, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे। सर्कल में आपको दिख रहा है, ये ऐसा कुछ अपेयर होगा, इस टाइप के कुछ अपेयर होंगे गोल्डन कलर के। तो इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है जू जेन, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, जू जेन थेले। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है जू जेन थेले। तो ये याद रखना है, डायनोफ्लैजिलेट अगर सेल वॉल के बिना प्रेजेंट है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट है, तब उसको डायनोफ्लैजिलेट नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा जू जेन थेले। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता अभी तक उसके बारे में खोज नहीं हुई है, होता है कि नहीं होता है, लेकिन मोस्टली दे शो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनली मीन्स ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, ट्रांसवर्स होगा तो ऐसे डिवाइड होंगे, लॉन्गिट्यूड है मतलब ऐसे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं आपने अगर देखा होगा कि समुद्र में कभी कभी रेड टाइड्स आ जाती है, यानी कि समुद्र का पानी जो है वो लाल कलर का हो जाता है। सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो यही है हमारे डायनोफ्लैजिलेट। क्रेडिट इन्हीं को जाता है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रेड टाइड्स के लिए। तो क्या है वो बता देती हूँ मैं आपको। तो आपने बहुत कॉमनली ये देखा होगा, समुद्र में ये रेड टाइड्स आते हुए आपने देखी होगी। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, तो दैट इज गोनियोलेक्स, दैट इज गोनियोलेक्स। तो ये गोनियोलेक्स जो होते हैं, ये जो क्लास होती है गोनियोलेक्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये सिक्रीट करते हैं एक टॉक्सिन जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन, जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। ये रिलीज करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एक टॉक्सिन, सिक्रीट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। ये सेक्सी टॉक्सिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, और ये क्या करता है बच्चों, ये पैरालाइज कर देता है, पैरालाइज करता है नर्व्स को पैरालाइज करता है, और जिसकी वजह से फिश का मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज हो जाता है। अगर ये बॉडी में या फिर किसी ने कंज्यूम कर लिया तो उसकी वजह से नर्व जो है वो पैरालाइज हो जाती है और मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर किसी सी ऑर्गेनिज्म ने अगर इस पे फीड किया, इसको खाया, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल है वो डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो उस केस में अगर एक्वेटिक एनिमल्स के या फिर फिशेस के अगर बॉडी के अंदर ये एंटर होता है तो उसकी वजह से फिशेस मर जाती है। और वही फिश को अगर हम कंज्यूम करें तो चांसेस हमारे भी है कि हमारी बॉडी पे भी इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो ये रिलीज कौन कर रहा है, गोनियोलॉक्स। ठीक है, ये रिलीज कर रहे हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर हमने दिया हुआ है, दैट इज गोनियोलॉक्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और जो इनकी खासियत है, डायनोफ्लैजिलेट की खासियत है, दैट इज बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस मीन्स जब कोई बायो यानी कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। सो यहाँ पे जो ये नॉक्टिलिका है, ये नॉक्टिलिका रिस्पॉन्सिबल होता है बायोल्यूमिनेसेंस के लिए। बायोल्यूमिनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सो दिस नॉक्टिलुका, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने समुद्र में देखा होगा कई बार ऐसी कुछ लहरें आती है जो आपको ब्लू कलर की दिखती है। सो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए, जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, उसको एक बार हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा है कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लैजिला जो है वो सेल के अराउंड रैप हो जाता है और दूसरा फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। वहीं यहाँ पे जो लोकोमोशन है दैट इज रिलिंग विप्स, यानी कि घूमते हुए ये आगे बढ़ते हैं।
मिक्सोट्रॉपिक हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होगा अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, और अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं तो उस टाइम पे इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, तब हम इनको डायनोफ्लैजिलेट ना कहकर इनको हम कहेंगे ज़ेंथेली। ठीक है, ज़ेंथेलिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड टाइड्स के लिए एंड बायोल्यूमिनेसेंस के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमने पढ़े डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज डाई एटम्स। डाई एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। डाई एटम्स भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना अभी तक हमने आगे की जो भी सेशन पढ़े हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा डाई एटम्स भी है। तो डाई एटम्स का दूसरा नाम है क्राइसोफाइटा भी कहा जाता है इनको, या फिर इनको हम ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है, किसको हम ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लांट किंगडम, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? सो डायटम्स को ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही सुंदर होता है, इसी वजह से इनको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये मैरिन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, दोनों ही जगह पे ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसका जो फीचर है, जो इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे, जो सेल वॉल होती है डाई एटम्स की, उसको बोला जाता है फ्रिस्ट्यूल। फ्रिस्ट्यूल कहा जाता है सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स को। अभी रीजन क्या है इसका, तो इसका समझाते हैं फ्रिस्ट्यूल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे दिस इज ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक फ्रिस्ट्यूल है, दिस इज अ फ्रिस्ट्यूल। तो फ्रिस्ट्यूल क्या है बच्चों? फ्रिस्ट्यूल की खासियत क्या है? फ्रिस्ट्यूल की खासियत क्या है? तो बेसिकली ये सेल वॉल होता है, फ्रिस्ट्यूल कुछ नहीं होता, सेल वॉल होता है। किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फ्रिस्ट्यूल किसका बना होता है, या फिर डाई एटम्स की सेल वॉल किससे बनी होती है। सो दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। कभी कभार इस फ्रिस्ट्यूल को सिलिशियस फ्रिस्ट्यूल भी कहा जाता है। सिलेसियस मतलब सिलिका से बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? सिलिशियस फ्रिस्ट्यूल या फिर सिलिका कंटेनिंग फ्रिस्ट्यूल। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करें तो ये जो फ्रिस्ट्यूल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फ्रिस्ट्यूल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज एपिथिका। दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। भाई सेल को डिवाइड करना है तो एक कहीं से तो डिवाइड करेगा ना, अगर पूरा ही पैक हो गया तो डिवाइड कैसे करेगा? तो यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड होता है, मतलब दो चीजों से मिलके बना है, या फिर फ्रिस्ट्यूल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एपिथिका एंड हाइपोथिका। एपिथिका जो है वो हमारा अपर पोर्शन हो गया, हाइपोथिका जो है जो एपिथिका के अंदर जाके एडजस्ट होगा, फिक्स होगा, दैट पोर्शन इज नोन एज हाइपोथिका। तो फ्रिस्ट्यूल हम कह सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिथिका, हाइपोथिका। हाइपोथिका तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि एक फीचर जो है हम पढ़ने वाले हैं डायटम्स के बारे में जो बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, तो क्या है दो, दैट इज एपिथिका, हाइपोथिका। ओके, तो वापस आते हैं यहाँ पे। सेल वॉल किससे बनी है? सेल वॉल को क्या कहा जाता है? फ्रिस्ट्यूल कहा जाता है, या फिर सिलिशियस फ्रिस्ट्यूल भी कह सकते हैं। सेल वॉल किससे बनी है? सिलिका से बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फ्यूकोजेंटिन ये पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड क्या है बच्चों? यहाँ पे स्टोर्ड फूड जो है दैट इज क्राइसोलेमिनेन, दैट इज क्राइसोलेमिनेरिन। जो स्टोर्ड फूड है दैट इज क्राइसोलेमिनेरिन। तो ये भी याद रखना है, स्टोर्ड फूड क्या है यहाँ पे? स्टोर्ड फूड है हमारा क्राइसोलेमिनेरिन। इसके अलावा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ये रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि सेल क्या करेगा, या सेल सिंपली यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो एवरेज सेल साइज जो है डाई एटम पॉपुलेशन का डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, ये भी क्वेश्चन राइज होता है। तो डिक्रीज किस लिए होता है मैं बताती हूँ बच्चों आपको। इसका बेसिक सा रीजन है कि यहाँ पे जब भी ये फ्रिस्ट्यूल के बारे में हमने पढ़ा, तो फ्रिस्ट्यूल हमें पता है कि कंटेन करता है दो लेयर, दैट इज एपिथिका एंड हाइपोथिका। तो जब भी ये सेल डिवाइड होगा तो ये हाइपोथिका जो है नेक्स्ट जनरेशन में, ये हाइपोथिका जो है ये क्या काम करेगी, ये अभी एपिथिका की तरफ बिहेव करेगी, यानी कि अपर कवरिंग बन जाएगी सेल की। ठीक है, और इसके नीचे हाइपोथिका, इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे हाइपोथिका यहाँ पे डेवलप होगा। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो सपोज दिस वाज हाइपोथिका, ये वाला जो है हमारा हाइपोथिका था। तो अभी क्या होगा, ये एपिथिका की तरह काम करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। लिख लेते हैं यहाँ पे एपिथिका। तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? एपिथिका की तरह काम कर रहा है। तो जो न्यू जनरेशन होगी, यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट किसकी होगी?
न्यू हाइपोथिका की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। इसके बाद जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे ये नीचे वाला जो हाइपोथिका है नेक्स्ट जनरेशन में ये एपिथिका की तरह काम करेगा। नेक्स्ट जनरेशन में क्या काम करेगा, एपिथिका की तरह काम करेगा। और इसके नीचे फिर हाइपोथिका की, इसके नीचे फिर किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइपोथिका की फॉर्मेशन होगी। वही नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, अभी ये वाला जो पोर्शन है वो एपिथिका की तरह काम करेगा और उसके नीचे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी हाइपोथिका की। तो हर जनरेशन में क्या हो रहा है बच्चों, हर जनरेशन में यहाँ पे जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि सेल वॉल से ही हम क्या कर रहे हैं, सेल वॉल से ही फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज सेल साइज जो है डायटम पॉपुलेशन का डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो लेयर है, एपिथिका हाइपोथिका। तो हर नेक्स्ट जनरेशन में जो हाइपोथिका है वो एपिथिका की तरह काम करेगी और उसके नीचे फिर हाइपोथिका की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमने फर्स्ट, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। फर्स्ट क्या है, दो लेयर है, दिस इज फ्रिस्ट्यूल। फ्रिस्ट्यूल किससे बना है, सेल वॉल किससे बनी है, सिलिका से बनी है। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, लास्ट ईयर भी आया था, इंपॉर्टेंट है। सिलिका से बनी होती है फ्रिस्ट्यूल। उसके बाद ये क्या होगा, ये फ्रिस्ट्यूल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। अपर लेयर को हमने कहा एपिथिका, लोअर को कहा हमने हाइपोथिका। ठीक है, तो जब भी ये सेल डिवाइड होगा तो हाइपोथिका जो है ये काम करता है बच्चों नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करने का। हाइपोथिका नेक्स्ट जनरेशन में एपिथिका की तरह काम करेगा और उसके नीचे फिर डेवलप हो जाएगी हाइपोथिका। फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब ये वाली जो लेयर है ये एपिथिका की तरह काम करेगी और उसके नीचे हाइपोथिका की फॉर्मेशन होगी। फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये वाली जो हाइपोथिका है नेक्स्ट जनरेशन में ये एपिथिका का काम करेगी और उसके नीचे फिर हाइपोथिका की फॉर्मेशन होगी। तो हर जनरेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, डाई एटम का पॉपुलेशन का जो साइज है, सेल का जो साइज है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा डाई एटमेशियस अर्थ। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जब भी डाई एटमेशियस अर्थ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डाई एटम जो है ये इनका डिपोजिशन, ये डिपॉजिट होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं कहाँ पे, वाटर बॉडी की सरफेस पे। ठीक है, वाटर बॉडी की सरफेस पे यहाँ पे ये क्या है, ये एक्चुअली सैंड लाइक स्ट्रक्चर ही कह सकते हैं हम। तो कंटिन्यूअसली ये क्या है, डायटम क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, पाइलअप हो रहे हैं। कहाँ पे आके, वाटर बॉडी का जो बेस है वहां पे आके सारे पाइलअप हो रहे हैं। तो इसी पाइलअप को या फिर इसी जो ये जो कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे डायटम्स का, इसे ही हम क्या कहते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ कहा जाता है। जब डाई एटम्स आके वाटर बॉडी पे पाइलअप होते रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, डाई एटमेशियस अर्थ इसे कहा जाता है। युक्ता विजय, थैंक यू मैम, बट प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करवाइए। युक्ता, हम एक बार थोड़ा सा एक दो यूनिट कवर कर लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे थोड़े टाइम बाद। ठीक है, ओके। तो वापस आते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ भी इसे हम कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डाई एटोमाइट। ठीक है, ये दो टर्म से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है डाई एटमेशियस अर्थ एंड डाई एटोमाइट। इसके अलावा डाई एटम्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री कैसी है, इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं डाई एटम्स को, दैट इज सेंट्रिक डाई एटम्स एंड पिनेट डाई एटम्स। देख लेते हैं क्या है सेंट्रिक एंड पिनेट। तो यहाँ पे जब भी सिमेट्री यानी कि एक प्लेन से अगर हमने, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे जब एक प्लेन से अगर एक एक्सिस के थ्रू अगर हमने क्या किया, इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे सिमेट्री कौन सी होगी, बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री यहाँ पे होगी। वही इस ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, इसकी इस केस की बात करें हम, तो यहाँ पे इसको कहीं से भी डिवाइड करो, इस पार्ट से करो, इधर सेंटर से जाना चाहिए, आपकी एक्सिस जो है वो सेंटर से ही पास होनी चाहिए, दैट इज द रूल। यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, तो किसी भी पार्ट से करो, सेंटर से अगर एक्सेस जा रही है और किसी भी कहीं से भी आप पास करवाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे डाई एटम्स को हमने क्या किया, दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन से दो क्लासेस है, दैट इज पिनेट एंड सेंट्रिक डाई एटम। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, और इन केस ऑफ पिनेट यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, पिनेट एंड डाई एटम, पिनेट एंड सेंट्रिक डाई एटम। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास है हमारी,
दैट इज अभी जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, दैट इज यूग्लिनॉइड्स। आई होप अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या क्लियर किया है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें, कुछ बच्चों इससे पहले भी हम लाइव लाइव गए थे, लेकिन वो इंटरनेट का इशू होने की वजह से वो लाइव सेशन जो है अपने आप ही बंद हो गया। तो ये दूसरा लाइव सेशन है। जैसे लाइव, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से बार बार हमारा जो लाइव सेशन है वो अपने आप एंड हो रहा है। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा सा एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक। सो हम पढ़ रहे थे प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिया है। तो प्रोटेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किए थे। पहले है प्लांट लाइक, ठीक है, सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो पहला हमने पढ़ा एनिमल लाइक, जिसको हमने कहा प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स या फिर प्रोटोजोआ, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा प्लांट्स लाइक, ऐसे प्रोटिस्ट जो कि प्लांट्स लाइक फीचर शो कर रहे हैं, दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और थर्ड हमने यहाँ पे कवर किया था, या फिर हमने यहाँ पे थर्ड क्लास जो है यहाँ पे, दैट इज स्लाइम मोल्ड, जो कि फंजाई लाइक थे, ठीक है। तो हमने प्रोटिस्ट को 3 क्लासेस में, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने प्रोटिस्ट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। ऑल्दो प्रोटिस्ट बच्चों, प्रोटिस्ट एक ऐसा किंगडम है जो कि बहुत ही ज्यादा वास्ट है, यानी कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। किसी का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कोई फ्री लिविंग है, कोई सिम्बायोटिक है। मतलब जो आप इनके कैरेक्टर्स देखोगे तो इसके कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा वाइडली रेंज करते हैं, लेकिन स्टिल साइंटिस्ट ने मैनेज किया इनको क्लासिफाई करने का, इनको डिवाइड करने का। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोटिस्ट थे उनको क्लासिफाई किया गया था। मैं एक बार बता देती हूँ किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था इनको। तो 3 तरीके से, 3 जो हमने क्राइटेरिया लिए थे इनको क्लासिफाई करने के, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द लास्ट वन इज दैट इज मोर्टेलिटी, यानी कि मूव कैसे करते हैं, मूव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक शो कर रहे हैं, हेट्रोट्रॉपिक शो कर रहे हैं, या फिर दोनों ही टाइप के शो कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे यहाँ पे फिर भी कैसे ना कैसे करके प्रोटिस्ट को क्लासीफाई किया गया, इतनी वाइड रेंज होने के बाद भी। तो प्रोटोजोआ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना था, प्रोटोजोआ हमने पढ़ लिया है प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ को क्लासीफाई किया गया था चार टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, कैसे मूव कर रहे हैं इस बेसिस पे। तो कौन कौन सा था वो, दैट इज फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। सेकेंड वन वॉज एमीबॉइड, थर्ड वन वॉज स्पोरोजोआ, एंड द लास्ट वन इज सिलिएटेड, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस थे जिसमें हमने एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट या फिर प्रोटोजोअन्स को क्लासिफाई किया था। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को क्लासिफाई किया था 3 क्लासेस में, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, एंड द लास्ट वन इज यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स। तो ये क्लासेस में हमने क्या किया था, डिवाइड किया था यहाँ पे। तो स्लाइम मोड जो है वो तो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं स्लाइम मोड को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो स्लाइम मोड्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्लाज्मोडियल स्लाइम मोड, या फिर इसको हम ए सेलुलर भी कह सकते हैं, इसको ए सेलुलर भी कह सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज, जो सेकेंड वन है दैट इज सेल्यूलर स्लाइम मोड, सेल्यूलर स्लाइम मोड, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी में हमने क्या किया, स्लाइम मोल्ड को डिवाइड किया है, दैट इज प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड या फिर सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, स्लाइम मोल्ड का एक अलग से ही सेशन लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हमने जो जो डिस्कस कर लिया है अभी तक उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो प्रोटोजोन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्लैजिलेटेड, एमीबॉइड, स्पोरोजोन, सिलिएटेड। तो ये सारे टॉपिक्स जो है बच्चों वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात करें, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ लिया है, डायटम्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक जो है यूग्लिनॉइड्स, ये बाकी है, तो इसको अभी हम कवर करते हैं।
तो यहाँ पे जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स जो है यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एंड प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, यानी कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होती है जिसके बारे में आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज पेलिकल लेयर या फिर पेलिसल लेयर या फिर इसको पेरीप्लास्ट भी कहा जाता है। अब ये लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके बारे में देख लेते हैं। सो इसकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक और लेयर। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है पेलिसल या फिर पेरीप्लास्ट। ये जो लेयर है बच्चों, ये लेयर प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी किसको? यूग्लिनॉइड्स को या फिर यूग्लिना को। इनको फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये पेरीप्लास्ट या फिर ये पेरिसल लेयर प्रोवाइड कर रही है। तो हमने पढ़ा था, जब हमने लोकोमोशन के बारे में पढ़ा तो हमने ये भी पढ़ा था कि यूग्लिना जो है व्रिगलिंग लोकोमोशन शो करता है, व्रिगलिंग लोकोमोशन शो करता है। तो ये व्रिगलिंग लोकोमोशन में क्या था कि उसकी जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है फिर एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एक्सपेंड हो रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके जो मेम्ब्रेन्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होने के लिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय पेरीप्लास्ट। यूग्लिनॉइड जो है बच्चों, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मिक्सोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। अगर फोटोसिंथेटिक कब होंगे? जब सनलाइट प्रेजेंट है, दिन के टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। अगर सनलाइट नहीं है वहां पे तो ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, अपना खाना किसी और से भी ले सकते हैं, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये लोग अपना खाना ले सकते हैं। तो दे शो बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, इसीलिए इनको मिक्सोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस के कुछ पिगमेंट भी होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होंगे, राइट? तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं यहाँ पे? दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अलावा स्टोर्ड फूड मटेरियल यहाँ पे स्टार्च नहीं होता है, स्टार्च के अलावा यहाँ पे अलग फूड मटेरियल होता है जो कि क्या है? ग्लूकोज का एक पॉलीमर है जिसे पैरामाइलॉन कहा जाता है। ये क्या है बच्चों? दिस इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है ये। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे शो किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, सेक्सुअल नहीं होता। एसेक्सुअल कैसे होगा? तो इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके समझ लेते हैं। सो सपोज दिस इज यूग्लिना, ये क्या है? हमारा यूग्लिना है। यूग्लिना कंटेन करता है दो फ्लैजिला, अनइक्वल लेंथ के होते हैं। फ्लैजिला अनइक्वल लेंथ के होते हैं, जितना अलग अलग लेंथ के होंगे, एक थोड़ा लंबा होगा एक थोड़ा छोटा होगा। तो यहाँ पे फ्लैजिला की लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? जब ये डिवाइड होंगे तो ये कैसे डिवाइड होते हैं? पहले इनका फ्लैजिला जो है वो डिवाइड हो जाएगा। पहले कैसे डिवाइड होंगे? ये एक फ्लैजिला एक बॉडी के पास जाएगा, दूसरा फ्लैजिला दूसरी बॉडी के पास, ऐसे ये डिवाइड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली ये सेल डिवीजन शो करते हैं, ऐसे कुछ ये डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? ये डिवाइड हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं। उसके बाद ये कंप्लीटली दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएंगे, दो यूग्लिना में डिवाइड हो जाएंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा बच्चों जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है, ठीक है, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एक स्टेज की जिसे हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज क्या होती है बच्चों? पाल्मेला स्टेज भी आपकी दो टाइप की हो सकती है। पाल्मेला स्टेज जो है वो आपकी दो टाइप की हो सकती है, यानी कि यहाँ पे सिस्ट की फॉर्मेशन भी हो सकती है। ओके, पाल्मेला स्टेज जो है, पाल्मेला स्टेज में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हम डायग्राम से समझेंगे। पाल्मेला स्टेज में क्या होता है सिंपली कि जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूग्लिना या फिर ये यूग्लिनॉइड्स क्या करते हैं बच्चों? एक क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि ये सारे के सारे क्या करेंगे? एक साथ आ जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे और अपने अराउंड ये एक लेयर की फॉर्म करेंगे, एक स्लाइम लेयर की फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? जितने भी यूग्लिनॉइड्स हैं वो सारे साथ में आ रहे हैं, एक साथ आएंगे और उसके बाद ये अपने अराउंड एक लेयर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कब? जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो ये जो स्टेज होगी यूग्लिना के साथ में आने की, यूग्लिनॉइड्स के साथ में आने की और एक
लेयर अपने अराउंड फॉर्म करने की, दैट इज नोन एज पैल्मेला स्टेज, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिस्ट। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? सिस्ट कहेंगे, और ये स्टेज जब आएगी इसको हम कहेंगे पाल्मेला स्टेज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे सेल जो है वो साथ में आ रहे हैं और उसके और अपने अराउंड एक लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्लाइम लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। यूग्लिनॉइड्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट चीजें। तो पहला कि इसके अंदर जो लेयर होती है दैट इज पेलिकल लेयर, या फिर इसको हम पेरिप्लास्ट भी कहते हैं। इस लेयर की वजह से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यूग्लिनॉइड्स को। ठीक है, हमने देखा था यूग्लिना जो है कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन के थ्रू मूव भी कर सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन है वो किसकी वजह से होता है? पेलिकल लेयर या फिर पेरिप्लास्ट की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च नहीं होता, जबकि ये एक ग्लूकोज का पॉलीमर होता है जिसे हम पैरामाइलॉन कहते हैं। इसके अलावा एक और स्टेज है दैट इज पाल्मेला स्टेज। सो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, तीनों चीजें जो है वो पी से ही शुरू हो रही है। तो आज के सेशन में हमने कवर कर ली है बहुत सारी चीजें। एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सो हमने पढ़ा है प्रोटिस्ट के बारे में। प्रोटिस्ट जो है उसके कैरेक्टर्स पढ़े हमने, इंपॉर्टेंट चीजों पे ही ध्यान देंगे। इसके अलावा हमने टाइप्स पढ़ लिए बहुत सारे लोकोमोशन के, स्यूडोपोडियल, फ्लैजिलर, सिलिएटेड, विगलिंग, म्यूसिलेज, प्रपल्शन। म्यूसिलेज प्रपल्शन में क्या होगा बच्चों? कोई भी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होगी। सेल क्या करेगा? सेल को अगर मूव करना है तो अपने पीछे वो एक म्यूसिलेज सिक्रीट करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे म्यूसिलेज सिक्रेट होगी। इसके अलावा हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ा प्रोटिस्ट का। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्लांट लाइक, एनिमल लाइक एंड फंजाई लाइक। प्लांट एंड एनिमल लाइक तो हमने पढ़ लिए हैं, फंजाई लाइक हमारा अभी बाकी है। तो हमने पढ़े थे प्लांट लाइक में हमने डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स ये कवर किया है। एनिमल लाइक में हमने फ्लैजिलेटेड, एमेवॉइड, स्पोरोजोन एंड सिलिएटेड ये कवर कर लिया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है अभी तक हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे। तो ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट पूछ लिया जाता है डिजीज का, तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें तो व्रिलिंग विप्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज़ियोक्सेंथिलाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेड टाइड्स, बायोल्यूमिनेसेंस कौन ये करता है, किसकी वजह से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, हर क्लास के कोई एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके अलावा हमने जो चीजें पढ़ी है आज के क्लास में इम्पोर्टेंट, सो यहाँ पे और क्या है, फ्रिस्टील। फ्रिस्ट्यूल जो है सिलिका से बना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो है डायटमेशियस अर्थ भी इम्पोर्टेंट है। ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, और बाकी सारी चीजें जो है हमने कवर कर ली है। आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें बच्चों। प्रीवियस ईयर के पेपर जो है हम जल्दी ही सॉल्व करेंगे, बट पहले हम सोच रहे हैं कि सिलेबस थोड़ा सा एक यूनिट तो भी हम कवर कर ले, ताकि हम थोड़ा उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस कर सकें। तो आई होप आज हमने जो भी पढ़ा है आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।